नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। 2 अक्टूबर 1944 मौका था महात्मा गांधी के 75वें जन्मदिन का। उस अवसर पर दुनिया के महानतम वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक संदेश लिखा कि आने वाली नस्लें शायद मुश्किल से विश्वास करेंगी कि हाड़ मांस से बना हुआ कोई ऐसा व्यक्ति भी धरती पर चलता फिरता था। आइंस्टाइन ने ये बातें गांधी जी के बारे में लिखी थी, जो गांधी से उम्र में 10 साल छोटे थे, जिनकी उनसे कभी आमने सामने मुलाकात नहीं हुई थी। ये वो दौर था जब दुनिया के ज्यादातर देश विश्व युद्ध लड़ रहे थे। पूरी दुनिया बम बारूद के खौफ में थी। छोटे बड़े उपनिवेशों में आजादी की तड़प सुनामी बनकर हिलोरे मार रही थी। समाज के भीतर चुनौतियां भी बहुत थी। आइंस्टाइन अच्छी तरह समझ चुके थे कि दुनिया को एक ऐसे नायक की जरूरत है जो शौर्य और सफलता की नहीं, सेवा की प्रेरणा दे। उस दौर में दुनिया को गांधी के बताए रास्ते पर आगे बढ़ते हुए अपनी समस्याओं का समाधान दिख रहा था। अब आपके मन में सवाल उठ रहा होगा कि आज मैं ये बातें क्यों कर रही हूं? गांधी के मार्ग पर मंथन की जरूरत क्यों पड़ी? आज की तारीख में राष्ट्रवाद की लहर पैदा करने और उसे सीमाओं में बांधने की पुरजोर कोशिश हो रही है। लेकिन क्या राष्ट्रवाद सिर्फ मुल्क की सरहद या उसके लोगों तक सिमटा होता है? गांधी ने जिस राष्ट्रवाद की कल्पना की, उसके केंद्र में इंसान और उसका कल्याण था, क्योंकि गांधी मानते थे कि लोगों से ही राष्ट्र बनता और बढ़ता है। दक्षिण अफ्रीका में 2 दशक के संघर्ष के दौरान मोहनदास करमचंद गांधी को लोगों की ताकत का अंदाजा हो गया। उनका सत्य और अहिंसा का प्रयोग पूरी तरह सफल रहा। शोषण और अन्याय के खिलाफ गांधी ने विदेशी जमीन पर जिस तरह के राष्ट्रवाद का जो ज्वार पैदा किया, उसके केंद्र में मनुष्य और अन्याय के खिलाफ लड़ने की नैतिक शक्ति थी। मतलब गांधी का राष्ट्रवाद जीवन की श्रेष्ठता और आध्यात्मिक सिद्धांतों पर आधारित था। गांधी जी ने अपनी राष्ट्रीयता की धारणा को हिंद स्वराज नाम की किताब में रखा था, 1909 में आई। तो उनकी राष्ट्रीयता की कल्पना में विश्व बंधुत्व को प्रधानता थी। इसीलिए गांधी जी ने राष्ट्र के केंद्र में मनुष्य को रखा, मनुष्य के लिए स्वराज को रखा, स्वराज के लिए स्वावलंबन को रखा। भारत लौटने के बाद गांधी अपनी राष्ट्रवाद की इसी सोच को आगे बढ़ाते हैं। उनके राष्ट्रवाद में यूरोपीय देशों की तरह हिंसा के लिए रत्ती भर भी जगह नहीं है। उनके राष्ट्रवाद की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है कि वो भारत की आजादी को संपूर्ण मानव जाति की मुक्ति के साथ जोड़ देते हैं। जो कल्पना प्रस्तुत की, अपने अवधारणा जो सामने रखा था, उसमें ये रखा था कि केंद्र में मनुष्य होगा, उसके जीवन का दायरा जैसे समुद्र में लहरें उठती हैं, केंद्र में एक लहर वो फैलती जाती है और एक दूसरे में विलीन होती जाती है, एक दूसरे से टकराती नहीं, एक दूसरे का पूरक बन करके आगे बढ़ती चली जाती हैं। ऐसा समाज हमको बनाना है। ऐसा राष्ट्रवाद गांधी का किसी के खिलाफ नहीं है, किसी को टारगेट करके दुश्मन के तौर पर खड़ा नहीं होता। वह अगर टारगेट करता है तो मानवीय चेतना को। महात्मा गांधी अपने राष्ट्रवाद को सीमाओं के तंग दायरे से दूर रखते हैं। वो अंग्रेजों से भारत के लिए आजादी इसलिए चाहते थे जिससे देश के संसाधनों का मानव जाति के लिए बेहतर इस्तेमाल किया जा सके। उनकी आंखों में एक ऐसी विश्व व्यवस्था का सपना पल रहा था जो वसुधैव कुटुंबकम के रास्ते आगे बढ़े। गांधी का एक एक कार्य राष्ट्र के लिए ही समर्पित था। उनके कुछ कार्यों से हम असहमत हो सकते हैं, कुछ से सहमत हो सकते हैं, लेकिन जब हम समग्रता में देखेंगे तो गांधी जो है हमें
भारतीय राजनीति में अतुलनीय नजर आते हैं। इसीलिए महात्मा गांधी साधन और साध्य दोनों की पवित्रता पर पूरा ध्यान देते हैं। उनके राष्ट्रवाद में नैतिक तत्व कूट कूट कर भरे हुए हैं, जो व्यक्ति को परिवार संभालने से लेकर समाज, देश और आदर्श विश्व व्यवस्था के निर्माण में भागीदारी निभाने की राह दिखाता है। 4 अप्रैल 1929 के यंग इंडिया में महात्मा गांधी लिखते हैं, मैं भारतवर्ष का उत्थान इसलिए चाहता हूं कि जिससे संपूर्ण विश्व का हित हो सके। मैं भारतवर्ष का उत्थान दूसरे राष्ट्र के विनाश पर नहीं चाहता। मैं उस राष्ट्र भक्ति की निंदा करता हूं जो हमें दूसरे राष्ट्रों के शोषण और मुसीबतों से फायदा उठाने के लिए उत्साहित करती है। महात्मा गांधी का राष्ट्रवाद बहुत व्यापक है, जो राष्ट्र और उसकी भूमिका को सरहद के दायरे से बहुत बड़ा दिखता है। राष्ट्र के विकास के साथ साथ पूरी मानव जाति के कल्याण की राह दिखाता है। एक ऐसी विश्व व्यवस्था की सोच को लेकर आगे बढ़ता है जिसमें शांति, सहयोग, समन्वय और दोस्ती हो, जिसमें व्यक्ति की गरिमा, इंसानियत और आपसी सौहार्द और समन्वय सबसे ऊपर हो। गांधी जी का राष्ट्रवाद कई मायनों में यूरोपीय देशों से अलग था। उन्होंने हिंसा पर आधारित राष्ट्रवाद को खारिज कर दिया था। ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ जंग में लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का रास्ता अपनाया था। गोली बंदूक की जगह धरना, उपवास, असहयोग, हड़ताल, बहिष्कार और अनशन को आजमाया था। ये ऐसे हथियार थे जिसका इस्तेमाल भारत का कमजोर से कमजोर व्यक्ति कर सकता था। अपनी राष्ट्रवाद की सोच को नया आयाम देते हुए गांधी जी ने देश के आमो खास को अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में सिपाही बना दिया। बच्चे और महिलाएं भी गांधी के सत्याग्रही बन गए। ये एक ऐसा राष्ट्रवाद था जिससे दुनिया का हर कमजोर और शोषित मुल्क प्रेरणा ले रहा था। गांधी जी की सोच बहुत आगे की थी, इसलिए उन्होंने अपने राष्ट्रवाद में शिक्षा, स्वराज और सांप्रदायिक एकता पर जोर दिया। इतना ही नहीं, उनका राष्ट्रवाद आर्थिक स्वावलंबन के मजबूत पायों पर खड़ा था। महात्मा गांधी के राष्ट्रवाद में आर्थिक पुनर्निर्माण की मजबूत सोच थी। वो भारत की स्थिति से अच्छी तरह परिचित थे। वो जानते थे कि समाज के आखिरी पायदान पर खड़े आदमी की तरक्की के बगैर लोगों के चेहरों पर चमक नहीं आ सकती। ऐसे में उन्होंने इतनी विविधता वाले देश को आर्थिक राष्ट्रवाद से जोड़ना शुरू किया। मशीनीकरण, औद्योगिकरण और पश्चिमी सभ्यता के विकास मॉडल से इतर गांधी ने स्वदेशी पर जोर दिया। उन्होंने लोगों से चरखा चलाने का आह्वान किया। गांधी ने स्वदेशी और खादी को अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ाई का सबसे बड़ा हथियार बना दिया। वो अपने आर्थिक राष्ट्रवाद के जरिए लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का सपना देख रहे थे, जिसमें हर भारतवासी की पूरी भागीदारी हो, जिसमें बिना किसी भेद के समाज के आखिरी आदमी को अवसर मिले। गांधी के विकास की अवधारणा में, राज्य की व्यवस्था की अवधारणा में अंतिम मनुष्य कसौटी है, लास्ट मैन टेस्ट में है। अगर किसी व्यवस्था में, विकास में अंतिम व्यक्ति को अवसर नहीं मिलता है, समान अवसर नहीं मिलता है, तो गांधी उसको मानवीय विकास मानने को तैयार नहीं है। अगर उस विकास से प्रकृति का संहार होता है, प्रदूषण बढ़ता है, असंतुलन प्रकृति में पैदा होता है, तो उसको गांधी विकास मानने को तैयार नहीं है। महात्मा गांधी के आर्थिक राष्ट्रवाद का मूल मकसद लोगों को आत्मनिर्भर और भारत को स्वावलंबी बनाना था। उनकी आंखों में एक ऐसे भारत का सपना पल रहा था जिसमें रहने वाला हर व्यक्ति आत्मनिर्भर हो। इसलिए उन्होंने चरखा के जरिए कपड़ा जैसी चीज से भी दूसरों पर निर्भरता खत्म करने की कोशिश की। वो एक ऐसी आदर्श सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे जिसमें सादगी और संयम, सद्भाव और सहयोग कूट कूट कर भरा हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी संयुक्त राष्ट्र के मंच से महात्मा गांधी के सपनों की सामाजिक व्यवस्था की विवेचना कर चुके हैं। महात्मा गांधी ने एक ऐसी समाज व्यवस्था का बीड़ा उठाया
जो सरकार पर निर्भर न हो। महात्मा गांधी परिवर्तन लाए, ये सर्वविदित है, लेकिन ये कहना भी उचित होगा कि उन्होंने लोगों की आंतरिक शक्ति को जगाकर उन्हें स्वयं परिवर्तन लाने के लिए जागृत किया, प्रेरित किया। अगर आजादी के संघर्ष की जिम्मेदारी महात्मा गांधी पर न होती तो भी वो स्वराज और स्वावलंबन के मूल तत्व को लेकर अपना जीवन खपा देते, आगे बढ़ते। गांधी जी का ये विजन आज भारत के सामने बड़ी चुनौतियों के समाधान का बड़ा माध्यम बन रहा है। महात्मा गांधी की सोच समय समय पर पूरी दुनिया को मौजूदा चुनौतियों से निपटने का रास्ता दिखाती है। एक समय था जब वैश्वीकरण के बयार में नौजवान पूरी दुनिया को अपना आंगन मानने लगे थे, लेकिन रोजी रोजगार के कम होते मौकों और संसाधनों की कमी के बीच नेशन फर्स्ट की अवधारणा तेजी से मुखर हुई। कोरोना महामारी के दौर में सरहद की दीवार ऊंची और चौड़ी हो गई। लोग पूछने लगे हैं भाषा के आधार पर, धर्म के आधार पर, रंग भेद के आधार पर कि हमारे अंगने में तुम्हारा क्या काम है। हमारा देश मतलब एक भाषा, एक धर्म, एक रंग के लोगों का भूगोल। गांधी जी इसके बिल्कुल खिलाफ थे। अब आजकल चारों तरफ आर्थिक राष्ट्रवाद, सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का जोर है, जिससे कि हमारी रोटी दूसरों के साथ साझा करने की मजबूरी न हो। गांधी ने भविष्य के खतरों को आज से करीब 100 साल पहले ही भांप लिया था। इसीलिए उनका राष्ट्रवाद श्रम शक्ति का पक्षधर था। उनकी सोच थी कि हर आदमी को शारीरिक श्रम करके समाज में अपना योगदान देना चाहिए। वो गांवों को उत्पादन और उपभोग की प्रमुख इकाई के तौर पर देख रहे थे, लेकिन आजादी की ताजी हवा में एक मिलीजुली आर्थिक व्यवस्था आगे बढ़ी, जिसमें महात्मा गांधी की सोच की छाप भी थी और पूरा पश्चिम जैसी आर्थिक तरक्की का सपना भी।